मेरा नाम है दिल संधू और मैं हूँ CICC लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट बेस्ड आउट ऑफ ओंटारियो कनाडा। आज हम बात करते हैं ओंटारियो की मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम। बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम है अगर आपका फोकस ये है कि आप यहाँ पे पढ़ाई भी करना चाहते हैं एंड यू वांट कि इजी से आपकी पीआर भी हो जाए। और उसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों मास्टर्स प्रोग्राम जो स्ट्रीम है ओंटारियो की वो क्यों बेटर है एज कम्पेयर टू मैनी अदर जो है स्ट्रीम्स, राइट। एक तो यहाँ पे ये है कि अगर आपने एलिजिबल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करी है और कोई भी प्रोग्राम करा है, अगर वो 1 साल से ज्यादा का है फुल टाइम, तो आप उस फील्ड के लिए एलिजिबल है। अनलाइक जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पे एक अगर आपको प्रोग्राम करना है तो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एक स्पेसिफिक प्रोग्राम या कॉलेज से ही करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होते हो। इस केस में हर प्रोग्राम जो है, आप एलिजिबल यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ाई करी है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सो बात करते हैं ओंटारियो की मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम, राइट, एन इजी पीआर ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कोई आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए। एज अनलाइक जैसे मोस्ट पीएनपी प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए जॉब ऑफर चाहिए होती है, पर ये मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम जो ओंटारियो की है इसके लिए कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका मास्टर्स का 1 साल का कम से कम प्रोग्राम होना चाहिए और 15 आवर्स पर वीक को ये फुल टाइम मानते हैं। और अगर पार्ट टाइम है तो वो भी सर्टन कंडीशंस में एलिजिबल हो सकता है अगर वो फुल टाइम के बराबर उसको माना जाए तो। लैंग्वेजेस क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए CLB लेवल 7 और हायर, आइदर इन इंग्लिश और फ्रेंच। सो CLB लेवल 7 का मतलब हुआ कि अगर हम आयल्स की बात करें तो 6 6 6 6 सारी एबिलिटीज में है तो वो CLB 7 माना जाएगा। रेजिडेंसी, आप कम से कम 1 साल विद इन लास्ट 2 इयर्स बिफोर अप्लाई करने से पहले आप अंटारियो में होने चाहिए। आपको सेटलमेंट फंड्स चाहिए, तो सेटलमेंट फंड्स जो रिक्वायरमेंट होती है कि आइदर आपको बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा, जो IRCC की रिक्वायरमेंट है वो सेम रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास बैंक बैलेंस में उतने अमाउंट नहीं है, तो अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो उसके साथ भी वो बेसिकली अगर वो पूरे फंड्स उसके साथ भी आपके बनते हैं तो दैट शुड बी ओके। इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो तो है ही है। रेजिडेंसी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आइदर आप कनाडा में होने चाहिए इन ओंटारियो या आउटसाइड कनाडा, पर आप कहीं और किसी और प्रोविंस में, जैसे आप अल्बर्टा में हो, तो तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। लीगल स्टेटस इन कनाडा, अगर आप कनाडा में हो तो आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एप्लीकेशन जो पीरियड है वो 2 इयर्स है। सो 2 इयर्स के अंदर अंदर आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है या ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है, जो भी सबसे पहले मिलती है, उस सबसे टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 2 सालों के भीतर भीतर उसको अप्लाई करना होता है, राइट। सो ये हैं कुछ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज। बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो ये सारी यूनिवर्सिटीज एलिजिबल है ओंटारियो की जो भी पब्लिकली फंडेड है। सो ये सारी लिस्ट है, आई थिंक दे आर अराउंड 30। सो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं ओंटारियो में, क्योंकि मोस्ट जो स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में वो ओंटारियो में ही हैं। आई थिंक ओंटारियो प्रॉब्लली 40 to 50% जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई करते हैं कनाडा में, आई थिंक वो ओंटारियो में ही करते हैं। सो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जिसको हम MIT भी बोलते हैं एक तरह से, कनाडा की MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर। सो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी इज एक क्राइटेरिया, और ये एलिजिबिलिटी के बाद आपको कुछ स्कोरिंग फैक्टर्स हैं इनके। जैसे जो स्कोरिंग फैक्टर्स हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले है कि आपके पास अगर वैलिड वर्क या स्टडी परमिट स्टेटस है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सो वो तो आप आई थिंक मोस्ट लाइकली होगा ही, क्योंकि अगर आपने कनाडा से पढ़ाई करी है तो मोस्ट लाइकली आप वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करोगे, तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए तो 10 पॉइंट्स वो तो मिल जाएंगे। अर्निंग हिस्ट्री इन द लास्ट 5 इयर्स, अगर आपने कनाडा में पहले काम करा हुआ है और किसी भी पिछले 5 सालों में आपके 40,000 से ऊपर सैलरी थी या एनुअल इनकम थी, तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे। हाईएस्ट एजुकेशन, अगर PhD है तो 10 पॉइंट्स है, तो मास्टर्स है थोड़े कम है। सो फील्ड ऑफ स्टडी कि किस में आपने पढ़ाई करी हुई है, जो कनेडियन क्रेडेंशियल है वो किस चीज़ में है। अगर तो आपका कनेडियन क्रेडेंशियल आर्ट्स वगैरह में है, ह्यूमैनिटीज में है, तो 0 पॉइंट है। अगर स्टेम फील्ड में है जिसको हम कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो 12 पॉइंट्स हैं। कनेडियन एजुकेशन एक्सपीरियंस, आपने कितने क्रेडेंशियल लिए हैं? अगर एक क्रेडेंशियल तो होगा ही होगा, अगर आपने मास्टर्स करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों करी है तो 2 क्रेडेंशियल हो गए।
ऑफिशियल लैंग्वेज एबिलिटी 6 अगर है तो 0 है, ऑब्वियसली आपकी एलिजिबिलिटी ही 7 है तो उसका तो कोई चांस नहीं है। CLB 9 और अबव है तो 10 पॉइंट्स हो सकते हैं। नॉलेज ऑफिशियल लैंग्वेज, कनाडा में दो नेशनल लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। अगर आपको दोनों आती हैं और आपके स्कोर CLB 7 है तो 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लोकेशन ऑफ फिजिकल स्टडी, आपने पढ़ाई कहाँ से करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। अगर कोई किसी ने टोरंटो से पढ़ाई करी है तो 0 पॉइंट्स है, अगर नदर्न ओंटारियो में पढ़ाई करी है तो 10 पॉइंट्स है। सो हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेटा ऑन स्कोर, कि कितना स्कोर चाहिए चाहिए था जो लास्ट में ड्रॉ आए हैं। अगर हम देखा जाए तो अभी तक ऑलमोस्ट 6 ड्रॉज आए हैं। सो जनवरी 25 में फर्स्ट ड्रॉ था, 44 स्कोर था, एंड द लास्ट ड्रॉ विच केम ऑन सितंबर 19 उसका 41 स्कोर था, राइट। अगर एवरेज देखा जाए तो 46 के करीब स्कोर है। सो अब हम बात करते हैं कि कैसे स्कोर आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा था कि ये वाले जो स्कोर्स हैं उनकी ये वाली कट ऑफ रही है जो पीछे ड्रॉ आए हैं। सो ये सारे स्कोरिंग फैक्टर्स तो हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। पहला लेसे स्कोरिंग फैक्टर है कि आपके पास वैलिड स्टडी या वैलिड वर्क परमिट है कि नहीं है। अगर है तो 10 पॉइंट्स, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट्स। तो हम मान के चलेंगे कि मोस्ट लोगों का तो होगा ही होगा। तो आप स्टडी पे होंगे तो स्टडी परमिट होगा, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आ जाएगा, तो 10 पॉइंट्स तो होंगे ही। अर्निंग हिस्ट्री, मैं मान के चलता हूँ इसके मैक्सिमम पॉइंट्स 3 होते हैं, बट वी कैन अज्यूम कि हर जो यहाँ पे पढ़ाई करने आता है मे बी उन्होंने पहले कभी काम नहीं करा हो कनाडा में, तो लेट्स से उनके 0 पॉइंट्स उसमें। हाईएस्ट एजुकेशन, तो इन्होंने ऑप्शन दी है PhD, मास्टर्स, बैचलर्स। अगर आपने मास्टर्स यहाँ से करी है तो 8 पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट अगर आपने लेट्स से इंडिया से PhD करी हुई है तो आपको 10 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद है फील्ड ऑफ स्टडी। सो फील्ड ऑफ स्टडी का है कि इसमें 3 ऑप्शंस हैं, एक तो है स्टेम फील्ड और हेल्थ और ट्रेड, इनमें 12 पॉइंट्स हैं। फिर है जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन में हो गए जैसे M.Ed करते हैं लोग, बिहेवियर साइंसेज और सोशल साइंसेज, वो वाली सारी फील्ड है, उसके अलग से पॉइंट, उसके 6 पॉइंट्स हैं। और अगर कोई आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में मास्टर्स करिए तो 0 पॉइंट्स है, बिकॉज कनाडा चाहता है कि लोग जो टेक्निकल फील्ड है उनकी ज़्यादा डिमांड है, राइट। सो अगर आपने लेट्स स्टेम में हेल्थ केयर में करी हुई है तो 12 पॉइंट्स हो गए, राइट। उसके बाद है एजुकेशन एक्सपीरियंस के, कैनेडियन एजुकेशन एक्सपीरियंस। तो एक क्रेडेंशियल तो हर के पास होगा क्योंकि आपने मास्टर्स करी होगी, राइट। सो आप 5 पॉइंट्स लेके चलें। फिर है लैंग्वेज एबिलिटी, तो अगर मैं लोएस्ट लेके चलूँ तो 4 पॉइंट्स हैं। अदरवाइज आई थिंक जो मास्टर्स करते हैं उनकी जनरली लैंग्वेज भी अच्छी होती है, सो लेट्स से इफ इट्स 9 इज 10 पॉइंट्स। नॉलेज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो अगर दो लैंग्वेजेस आती हैं तो 10 पॉइंट्स हैं। पर आई एम अज्यूमिंग मोस्ट पीपल कि एक ही लैंग्वेज आती होगी तो 1 पॉइंट, तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब है लोकेशन ऑफ फिजिकल स्टडी, अगर टोरंटो है तो 0 पॉइंट है। अगर आप देखें कि अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो 50 पॉइंट्स बन गए। और अगर आप देखो कि जो लास्ट ड्रॉ आया था वो था 41 का, राइट। और एवरेज जो ड्रॉ जो स्कोर था वो है 46 का। सो अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ कि भी आपने जो क्रेडेंशियल करा था वो आउटसाइड GTA करा था, फॉर एग्जांपल आपने वाटरलू किश्नर में करा है या ऑटवा में करा है या बैरी में करा है या लंदन में करा है तो आपको उसके 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो 58 पॉइंट्स हो गए। लेट्स अज्यूम कि आपने जो पढ़ाई करी थी वो सिर्फ आपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में करी, तब भी आपके 46 पॉइंट्स बन गए। सो देन ऑल्सो यू क्वालिफाई। और अगर आपने बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम करा है या एजुकेशन में करा तो आपके 52 पॉइंट्स बन गए, राइट। तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे इस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा। हाँ, कल को क्या ज्यादा होता है कम होता है वी कैन से, बट ये आज की डेट में ये इस क्वाइट रिस्पेक्टेबल स्कोर अगर 46 के करीब है तो। और लेट्स से किसी ने टोरंटो में करा तो उसके 44 बन जाएंगे, राइट। इवन दो 44 लास्ट ड्रॉ था, सेकंड लास्ट ड्रॉ 44 का था, बट आई वुड से कि अगर आपने मास्टर सोचनी है कनाडा में करने की, तो अगर ओंटारियो के सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि गो आउट ऑफ द GTA, सो विच वुड बी दिस वन, सो यू कैन इजीली गेट लॉट ऑफ स्कोर्स। अब हम बात करते हैं प्रोसेस टू अप्लाई। सो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम। पहले आपको ओंटारियो में अप्लाई करना पड़ेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम के थ्रू। अगर उनको आपका जो कट ऑफ है जब भी उन्होंने ड्रॉ निकालना हुआ आपके एलिजिबल बनते हो तो वो आपको इनवाइट करेंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आपको टेस्टेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा ऑन द सेम डे कि जब आपने रजिस्टर करा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो आपको इनविटेशन आया तो आपके पास 14 डेज होंगे टू अप्लाई, राइट। जब एप्लीकेशन फीस भी एप्लीकेबल है इसमें विच इज $1,500, राइट। और अगर आपको नॉमिनेशन मिल गया तो फिर आपको
नॉमिनेशन अप्रूवल लेटर मिल जाएगी एंड नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उसके बेस पे आप विद इन 6 मंथ्स आप नॉन एक्सप्रेस एंट्री में अपनी पीआर लगा सकते हो, राइट? सो दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ सिंपल प्रोसेस विच वी हैव फॉर मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। मेरा नंबर है 437-848-7200। वेबसाइट है www.delhiimmigration.com, वहाँ पे आप इवन बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन। और मैंने और भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं रिलेटेड टू ओंटारियो, जो पीएनपी प्रोग्राम्स हैं, नोवा स्कॉशिया एंड मेनी अदर थिंग्स। वो मेरे को लगता है कि आपको वैल्यूएबल होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हिट हिट द नोटिफिकेशन बटन सो दैट आपको इंटीमेशन मिल जाए जब भी मैं नई वीडियो डालूं। मेरा यूट्यूब हैंडल है @RealDilSandhu। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।